नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानकृत क्लासेस के इस नए सेशन में। इसमें हम बात करेंगे एचपी टेट पीवाईक्यूज़ के बारे में, जो कि रहेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड। यानी कि एचपी टेट में जो ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में जो प्रश्न हम डिस्कस करेंगे वो रहेंगे 2014 और 2016 के। ये पार्ट 8 रहेगा। इससे पहले हमने इसके कुल जो है 7 पार्ट कर लिए हैं, जिनमें से 1 से लेकर 6 पार्ट तक जो थे वो पॉलिटिकल साइंस से थे। 2025 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटिकल साइंस से वो हमने उनमें कवर कर दिए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पीली क्रांति जो है वो तिलहन के उत्पादन के लिए हुई थी, ये ध्यान में रखना है। दूध उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए हुई थी श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति हुई थी? तो मत्स्य उत्पादन के लिए हुई थी नीली क्रांति। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। इसमें पूछा गया है, इनमें से किस देश में सबसे बड़ा क्षेत्र चाय की खेती के अंतर्गत आता है? यानी चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो चीन में होता है। भारत की बात करें तो भारत जो है सेकंड नंबर पर आता है और श्रीलंका जो है ये थर्ड नंबर पर आता है और चीन जो है वो फर्स्ट पर आता है। अब बात करें ब्राज़ील के बारे में, तो ब्राज़ील जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। इसमें पूछा गया कि डीजल इंजन बनाए जाते हैं, यानी जो रेलवे के डीजल इंजन बनाए जाते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में रेलवे के डीजल इंजन बनाए जाते हैं। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनके साथ साथ यानी डीजल इंजन बनाने के साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो इंजन है वो भी बनाए जाते हैं। कपूरथला की बात करें तो कपूरथला में जो है रेल के जो हैं डिब्बे बनाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं RCF यानी रेल कोच फैक्ट्री। कहाँ पर है? कपूरथला में। पेरम्बूर की बात करें तो पेरम्बूर में जो है इंटीग्रिल जो है कोच फैक्ट्री है, जिसको हम कहते हैं ICF। जमशेदपुर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर टिस्को की फैक्ट्री है, लौह एवं इस्पात उद्योग। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें पूछा गया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश से आपको 2 से 3 जो है राष्ट्रीय उद्यान ध्यान में रखने हैं, जिनमें पहला है कान्हा, दूसरा है सतपुड़ा और तीसरा है बांधवगढ़। ये आपको मध्य प्रदेश से याद रखने हैं। हरियाणा से आपको 2 याद रखने हैं, सुल्तानपुर और दूसरा है कालेसर। ये जो सुल्तानपुर है ये पक्षी विहार है, ये भी ध्यान में रखना है। और गुजरात से आपको ध्यान रखना है गिर के बारे में। और इसके अलावा आपको एक और ध्यान में रखना है, जो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? तो नेशनल पार्क जो है साइलेंट वैली वो है केरल में। ये भी बार बार पूछा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। इसमें पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है?
तो अगर सीधा पूछ लिया जाए आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है और ऑप्शन में अंटार्कटिका दिया हो, तो अंटार्कटिका को आपको टिक करना है। अगर अंटार्कटिका न दिया हो तब आपको सहारा को टिक करना है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो गर्म के लिए आपको हमेशा सहारा ही टिक करना है। सबसे बड़े की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि वह कौन सा है, तो वो है अंटार्कटिका। ये कैसा है? ये है ठंडा मरुस्थल, सबसे बड़ा। वहीं पर बात करें सहारा के बारे में कि ये कैसा है, तो ये गर्म है जैसा कि मैंने आपको कहा, और ये दक्षिण अफ्रीका में है। गोबी की बात करें तो गोबी जो है वो कहाँ पर है? मंगोलिया में है। और ये कैसा है? तो ये भी ठंडा मरुस्थल है। थार कहाँ पे है? थार भारत में है और ये गर्म स्थल है। भारत में कहाँ पर है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आटेगामा की बात करें तो आटेगामा कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका में है और ये भी ठंडा मरुस्थल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आजकल कन्फ्यूज़ करने के लिए प्रश्न पूछे जाता है, क्योंकि विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो अंटार्कटिका है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर गर्म पूछ लिया जाए तो वो सहारा है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इसमें पूछा गया कि भारत का क्षेत्रफल लगभग है, तो भारत का क्षेत्रफल लगभग है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एग्जैक्ट बात करें कि एग्जैक्ट कितना है, तो एग्जैक्ट है 32,87,263। ये भी ध्यान में रखना क्योंकि कई बार एग्जैक्ट पूछा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट जो है एक प्रकार की अग्नेय चट्टान होती है और ये परिवर्तित होती है निस में। और पीट की बात करें तो पीट जो है वो फर्स्ट स्टेज होती है कोयले की। सेल की बात करें तो जो सेल है ये परिवर्तित होता है स्लेट में। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। इसमें पूछा गया कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी को हम दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि कावेरी जो है उसको हम दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। अगर बात करें कि गोदावरी को दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है और कावेरी को दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है, तो जिस प्रकार उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, उसी तरह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। और जिस प्रकार उत्तर भारत में गंगा नदी का सांस्कृतिक महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में कावेरी नदी का सांस्कृतिक महत्व है, जिस कारण इसे हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये प्रश्न अलग अलग पूछा जाता है और कन्फ्यूजिंग प्रश्न है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। महानदी की बात करें तो ये उड़ीसा की एक महत्वपूर्ण नदी है और इस पर एक बांध बनाया गया है, वो बांध कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है, इसी के साथ दूसरी नदी जो है वो ताप्ती भी है, जो कि अरब सागर जो है वहाँ पर गिरती है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। निम्नलिखित को सम्मिलित करें, यानी इनका मिलान करना है हमें। एक तरफ घास के मैदान दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है वो कहाँ पर है ये बताना है।
पंपास की बात करें, पंपास कहाँ पर है? तो पंपास है अर्जेंटीना में। कहाँ पे? अर्जेंटीना में। कंपोज की बात करें, कंपोज कहाँ पे है? तो कंपोज है ब्राज़ील में। यहाँ को हम ब्राज़ील कर लेंगे। पंपास अर्जेंटीना में है। ये मैंने आपको साइड में लिख दिया क्योंकि ऑप्शन में हमने 2 बार ब्राज़ील लिख दिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रेयरी की बात करें कि प्रेयरी कहाँ पे है? तो प्रेयरी जो है वो उत्तरी अमेरिका में है। बेल्ट की बात करें कि बेल्ट कहाँ पे है? तो बेल्ट दक्षिणी अफ्रीका में है। डाउन्स की बात करें कि डाउन्स कहाँ पे है? तो डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। इसमें पूछा गया है, सूर्य से दूरी के अनुसार निम्न में से कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं? तो देखिए, सूर्य से अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले पर आता है बुध, दूसरे पर आता है शुक्र, तीसरे पर आता है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर मंगल के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद आता है यूरेनस, और यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें पूछा गया है कि मंगल और यूरेनस के बीच कौन से आते हैं? तो मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं बृहस्पति और शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। इसमें पूछा गया है, इनमें से वर्षण का रूप नहीं है। वर्षण जो है उसका रूप कौन सा नहीं है? तो वर्षण का जो रूप है वो होते हैं ओले, हिमपात और वर्षा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। धुंध जो है वो वर्षण का रूप नहीं है। धुंध जो है हवा में तैरती हुआ पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो ज़मीन पर नहीं गिरती हैं, और वर्षण जो होता है वो पानी का ज़मीन पे गिरने को कहा जाता है किसी भी रूप में। तो ओले हैं ये ठोस रूप में गिरते हैं, हिमपात जो है ये भी ठोस रूप में गिरता है, और वर्षा जो है वो पानी के रूप में गिरती है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इसमें पूछा गया कि चतुर्थ विश्व के देश का समूह है, यानी चतुर्थ विश्व के देशों का समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तेल उत्पादक देशों को हम चतुर्थ विश्व के देशों के समूह के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें पूछा गया है, कृष्णा सागर बांध किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कृष्णा सागर बांध कर्नाटक में है, और कौन सी नदी पर है? तो ये है कावेरी नदी पर। ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें पूछा गया कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा में मैग्नीज के सबसे बड़े भंडार हैं, और सबसे बड़ा उत्पादक भी उड़ीसा ही है। दक भी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। इसमें पूछा गया है, इस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शुक्र को हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें पूछा गया है, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये आप सभी को आता ही होगा कि नीला ग्रह हम पृथ्वी को कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा एक और पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह हम कहते हैं मंगल को। ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में।
इसमें पूछा गया है कि गर्मियों में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व जो है वो गर्मियों में मनाया जाता है। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका में जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये सर्दियों में मनाया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। इसमें पूछा गया है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो एशिया और यूरोप को अलग जो पर्वत श्रृंखला करती है वो है यूराल, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अल्पास की बात करें तो ये यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। रॉकी की बात करें तो रॉकी जो है यूएसए की है। और एंडीज़ की बात करें तो एंडीज़ जो है वो साउथ अमेरिका की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है और ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। इसमें पूछा गया है सैलों की परत में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं। तो सैलों की परतों में दबे हुए मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही होगा। जीवाश्म को हमें इंग्लिश में फॉसिल कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। इसमें पूछा गया है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है, यानी पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है। तो पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग 27 दिन लगते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं पर अपनी धुरी पर घूमने पर भी इसको लगभग उतना ही समय लगता है, यानी 27 दिन ही लगते हैं। एग्जैक्ट बात करें तो एग्जैक्ट जो है ये है 27.3 दिन। 29 दिनों की बात करें तो 29 दिन जो है ये 2 पूर्णिमाओं के बीच का समय होता है। ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें पूछा गया है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं, यानी जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर जो वन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पर्वतीय वन जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के बारे में। इसमें पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ड्यूरंड रेखा जो है वो पाक और अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है। रेड रेखा नामक कोई भी रेखा नहीं है, तो ये नहीं होगा। आप साथ साथ में देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट होते रहते हैं, तो आपको तैयारी जो है अपनी इसी हिसाब से करनी है। और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ और उनकी जो एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ उसको नोट्स के तौर पर लिखना है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के बारे में। इसमें पूछा गया है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें पूछा गया है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है।
तो रोंगटोंग जो जल विद्युत परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और रोंगटोंग जो जल विद्युत परियोजना है वो 2 मेगावाट की है, ये भी ध्यान में रखना है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपको लाहौल स्पीति से कुछ और महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं को याद रखना है, जिसमें है जिस्पा, सैली और मियार, ये 3 आपको याद रखनी है। यहाँ से किन्नौर से भी आपको ध्यान में रखना है। किन्नौर से एक तो आपको ध्यान में रखनी है नाथपा, झाकड़ी, इसके अलावा करछम, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा वांगतू, और एक और महत्वपूर्ण है जो कंफ्यूजिंग करने वाली है, वो है सौंग टोंग। ये ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए रोंगटोंग तो वो लाहौल स्पीति में, और सौंगटोंग जो है वो किन्नौर में है। इसके अलावा एक और है जो आपको किन्नौर से याद रखनी है, और वो है संजय जल विद्युत परियोजना, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम भाभा जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं। शिमला से आपको एक याद रखनी है आंध्र जल विद्युत परियोजना। मंडी से आपको ध्यान रखना है सानन और लारजी के बारे में। इसके अलावा आपको बिलासपुर से याद रखनी है, बिलासपुर से आपको क्या याद रखना है, बिलासपुर से आपको याद रखनी है भाखड़ा, इसके साथ साथ कोल डैम। चंबा से आपको याद रखनी है चमेरा 1 और 2। कांगड़ा से आपको याद रखनी है बिनवा। कुल्लू से आपको याद रखनी है पार्वती। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है, यानी कथकली कहाँ का लोक नृत्य है। तो कथकली जो है वो लोक नृत्य है केरल का। इसी के साथ केरल का एक और लोक नृत्य है मोहिनी अट्टम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें गोवा के बारे में, तो गोवा का जो लोक नृत्य है फुगड़ी। गुजरात की बात करें, गुजरात का क्या है, तो गुजरात का आप सभी जानते होंगे डांडिया। पंजाब का भी आप सभी जानते होंगे भांगड़ा, इसके साथ साथ गिद्धा। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो सनराइज उद्योग के नाम से यानी उगते हुए सूरज के नाम से जाना जाता है सूचना एवं प्रौद्योगिकी को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि कुचिपुड़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो कुचिपुड़ी है। केरल की अभी मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन से हैं, एक तो है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का है भारत नाट्यम, ये भी ध्यान में रखना है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का है उड़ीसी। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के बारे में।
इसमें पूछा गया है कि अटलांटिक महासागर किस अक्षर के आकार का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हमें एस आकार का दिखाई देता है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है वो मरियाना गर्त है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मरियाना गर्त कहाँ पे है, तो ये है प्रशांत महासागर में। और अगर इसकी हम बात करें कि ये कितनी गहरी है, तो ये है 11,022 मीटर। मैग्मा की बात करें तो मैग्मा जो होता है पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं। बैकाल की बात करें तो बैकाल झील जो है वो रूस की और उसी के साथ साथ विश्व की भी सबसे गहरी झील है। क्रेटर की बात करें तो ये होता है जब ज्वालामुखी फटता है तब बनता है क्रेटर। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 के बारे में। इसमें पूछा गया है काला सोना कहा जाता है, यानी हम काला सोना किसे कहते हैं। तो काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 34। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग किन शहरों को जोड़ता है। तो जो स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग है वो जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले मार्ग को स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग कहते हैं और ये पुराने जो बड़े शहर हैं उनको आपस में जोड़ता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 के बारे में। इसमें पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर हमें बताना है। तो इन ऑप्शन के हिसाब से जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वैसे अगर बात करें कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है, तो इसका होगा लद्दाख जो है वो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद लद्दाख के बाद सेकंड नंबर पर जो आता है तो वो है जम्मू कश्मीर, और थर्ड पर जो आता है वो है अंडमान एवं निकोबार। इसके अलावा अगर बात करें कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है लक्षद्वीप, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 के बारे में। इसमें पूछा गया है जोहान्सबर्ग जो है वो जाना जाता है विश्व की स्वर्ण राजधानी, विश्व का सूर्य शहर, विश्व का रजत शहर या फिर विश्व का खेल शहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व की स्वर्ण राजधानी के रूप में जोहान्सबर्ग को जाना जाता है, यानी कि इसे हम इंग्लिश में सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जोहान्सबर्ग जो है किस महाद्वीप में है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 के बारे में। इसमें पूछा गया है बायसन क्या है। तो बायसन जो है एक प्रकार की अमेरिकी भैंस होती है या बैल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 के बारे में। इसमें पूछा गया है ओजोन परत इनमें से किस मंडल में होती है। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके अलावा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 के बारे में।
इसमें पूछा गया है किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है। तो रोमन साम्राज्य का हृदय भूमध्य सागर को माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय इसलिए माना जाता है क्योंकि जो रोमन साम्राज्य है भूमध्य सागर के चारों ओर फैला हुआ था। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 के बारे में। इसमें पूछा गया है शीतकाल में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, यानी सर्दियों में हम जिस फसल को बोते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शीतकाल में बोई जाने वाली फसल को रबी की फसल कहा जाता है। और ये कब बोई जाती है, तो ये बोई जाती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ फसल जो है इसको मानसून में बोया जाता है। अगर एग्जैक्ट बात करें कब, तो इसको बोया जाता है जून जुलाई में। जियाद फसल की बात करें तो जियाद फसल को खरीफ फसल और रबी फसल के बीच में बोया जाता है मार्च से लेकर मई तक, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि मिट्टी की कौन सी किस्म भारत के अधिकतर हिस्सों में पाई जाती है, यानी भारत में अधिकतर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के लगभग 40% भाग जो है वहाँ पर पाई जाती है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 के बारे में। पश्चिम बंगाल की शोक की नदी कौन सी है। तो पश्चिम बंगाल की शोक नदी कहा जाता है दामोदर को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोसी की बात करें तो कोसी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, यानी इसे बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 के बारे में। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित को मिलाइए, यानी हमें ये जो दिए गए हैं एक तरफ क्रांतियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ दिया गया कि ये किससे रिलेटेड है, तो उनको मिलाना है। तो ये मैंने आपको पहले ही प्रश्न में भी बताई थी। तो नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। सफेद क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 के बारे में। इसमें पूछा गया है हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है। हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जापान की बात करें तो जापान को जो है उगते सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड को जो है यूरोप का खेल मैदान भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 के बारे में। इसमें पूछा गया है रेड इंडियन किन्हें कहा जाता है। तो अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि भारतीय तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है। तो भारतीय तट रेखा की लगभग लंबाई 7500 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एग्जैक्ट जो है 7516 किलोमीटर है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये प्रश्न हमने पहले भी किया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 के बारे में। इसमें पूछा गया है वियतनाम की राजधानी है, यानी वियतनाम की राजधानी कौन सी है। तो वियतनाम की राजधानी का नाम है हनोई, इसलिए ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। कासगंज की बात करें तो कासगंज जो है यूपी में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में है एक जिला। तो दुशांबे जो है वो
ताजिकिस्तान की राजधानी है। दिशमक की बात करें तो दिशमक जो है वो सीरिया की राजधानी है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 के बारे में। इसमें पूछा गया है भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है। तो भारत का जो सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है वो है आसाम। ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है। इसी के साथ बात करें तो कर्नाटक जो है भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी ध्यान में रखना है। और विश्व में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं पहले ही आपको ये बता चुका हूँ। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 के बारे में। इसमें पूछा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि लक्षद्वीप की राजधानी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी है करावती, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 52 के बारे में। इसमें पूछा गया है गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो नहीं पे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है आपको। तो गंगा की सहायक नदी नहीं है तो वो है सतलुज, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यमुना, केन और सोन जो है ये गंगा की सहायक नदियां हैं और सतलुज जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। सतलुज किस नदी की सहायक नदी है ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए अब आगे बात करते हैं 53 नंबर प्रश्न के बारे में। इसमें पूछा गया कि मानसून संबंधित है, यानी मानसून से क्या संबंधित है। और मानसून से संबंधित है मौसमी हवा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 54 के बारे में। इसमें पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को हम NIDM भी कहते हैं। तो NIDM का जो मुख्यालय है या संस्थान है वो कहाँ पर है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रम नगर, नई दिल्ली में है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 55 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और ये प्रश्न जो है पहले भी पूछा गया था, यानी 2012 और 13 के बीच में भी। तो बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया है इन सभी के बारे में कि किसके साथ कितनी लगती है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 56 के बारे में। इसमें पूछा गया है कोल डैम जल विद्युत परियोजना मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखती है, यानी कितनी मेगावाट बिजली जो है कोल डैम जल विद्युत परियोजना से उत्पन्न होती है। तो कोल डैम जल विद्युत परियोजना से 800 मेगावाट जो है बिजली उत्पन्न होती है, यानी उसकी क्षमता है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये कहाँ पे है, तो ये बिलासपुर में है, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में। और किसके द्वारा इसको लगाया गया है, तो ये है NTPC के द्वारा। और किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से लगवाया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 57 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत जो है भाग जल से ढका हुआ है। तो पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 70.8% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। अब बात करते हैं इस सेशन के लास्ट प्रश्न के बारे में। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, यानी सबसे गहरी झील कौन सी है विश्व की। तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो है बैकाल झील, पहले भी मैंने आपको बताया। और ये कहाँ पे है, ये है रूस में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
और किस तरह की है ये झील है खारे पानी की। बैकाल की बात करें तो ये है मीठे पानी की। वहीं पर बात करें मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है सुपीरियर झील, ये आपको ध्यान में रखना है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है जो खारे पानी की है। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ इस सेशन में इतना ही। अगर आपको इस सेशन से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। अगले सेशन में हम बात करेंगे, इसका पार्ट जो है हमारे पास 9 रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे 2017 से लेकर जो 2018 तक प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।